Uh, Welcome back, everyone. In today's class, we will learn about real numbers, standard 10. So आपको मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पे ये चैप्टर शो हो रहा होगा, रियल नंबर्स. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने रियल नंबर्स के स्टैंडर्ड 10 मेनली, ठीक है, रियल नंबर्स पे मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टार्ट करा हुआ है. सो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सो कंटिन्यू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियोस, ठीक है, पूरा देखेंगे, बीच में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा, सॉल्व करूंगा. ठीक है, उनको भी आप लोगों को देखना है. और कहीं ना कहीं वीडियोस अगर स्किप कर देते हो आप, तो जो इन्फॉर्मेशंस मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आई होप, ठीक है, कि वो चीज़ आप मिस कर जाओगे. सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियोस पूरा देखेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करेंगे. ठीक है, एंड शेयर करेंगे. और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके आसपास में भी कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जिनके बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, आप मेरे को बिल्कुल भी टीचर मत समझो. ठीक है, मैं एक भाई की तरह आप समझो मेरे को. ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड कर सकूँ. तो चलिए, अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं. अब चूंकि जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स में हमने 2 टॉपिक कवर करा हुआ है. ठीक है, आज हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स एंड देन उसके बाद हम कुछ, क्या कह सकते हैं, कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज मेनली. तो अभी हमने चूंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो स्टार्ट करा हुआ, उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम सीखेंगे बनाना. ठीक है, तो ये आप चैप्टर देख रहे होंगे रियल नंबर्स, और ये जो आज का टॉपिक होगा हमारा मेनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, क्लास 10. ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को बहुत बारीकी से डिस्कस करा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ पे देख लेंगे. सो चलिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं. ये आपको मैंने बस एक रिवीजन के लिए, ठीक है, एक कमांड हमारा बना रहेगा इस चैप्टर से. ठीक है, तो उस कमांड को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मेंशन करा है. सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर 2 डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? डिफरेंट, अलग अलग. ठीक है, इफ पी एंड क्यू आर 2, कह रहा है कि अगर पी और क्यू, पहले हम क्वेश्चन का सिंपल आस्क अंडरस्टैंड करेंगे, सिंपल आस्क क्या है, ठीक है, उसके बाद ही हम जाकर के प्रोसीड करेंगे. ये मेनली एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको कह सकते हैं. ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन कह सकते हैं. ठीक है, तो इफ पी एंड क्यू आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, कह रहा है कि पी यहाँ पे और क्यू, ठीक है, आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, देन देयर एचसीएफ, इनका एचसीएफ पूछा जा रहा है. तो अगर हम सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम सबसे पहले एक इस क्वेश्चन पे आधारित एग्जांपल लेकर के पहले अंडरस्टैंड करेंगे. अब अगर सपोज मानकर चलो कि यहाँ पे पी एंड क्यू आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स कह रहा है, तो मानकर चलते हैं कि पी को हमने मान लिया 2. तो हमारा क्या है? इफ P and Q are 2 distinct prime numbers, so 2 हमारा प्राइम नंबर है. ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कहा जाता है इसको. ठीक है, Q तो हम मान लेते हैं 3. अब कह रहा है कि इफ P and Q are 2 distinct prime numbers, then their HCF पूछा है. ठीक है, HCF क्या होगा? तो HCF आपका यहाँ पे हम एक बार फाइंड आउट करेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे 3 को. ठीक है, 2 का टेबल में 1 बार में 2, इस 1 से फिर हम 2 को
डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2। तो ये जो लास्ट डिवीजर है हमारा, हमें सबसे पहले क्या हमने क्या करा है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, p यहाँ सबसे छोटा प्राइम नंबर हमने मान लिया 2, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो हमारा क्या है 3, हमने HCF फाइंड आउट करा। तो HCF का हम HCF कैसे निकालते हैं, 2 जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम 3 को डिवाइड करेंगे, मतलब इन दोनों में से जो छोटा है, ठीक है। तो 2 है छोटा 3 से, तो 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया। अब ये रिमाइंडर हमारा किस प्रकार का काम करेगा, डिवीजर का काम करेगा। तो अब हम इसको रिमाइंडर ना मान करके हम डिवीजर कंसीडर करेंगे, और डिवीजर कंसीडर करने के बाद 2 हमारे यहाँ जो डिवीजर है वो अब डिविडेंड बन जाएगा, और हमने 1 का मल्टीप्लाई करा, 1 का मल्टीप्लिकेशन पड़ा, 1 2 जा 2, ठीक। इट मींस यहाँ पे HCF क्या हो गया 1। तो सेम कह रहा है कि इफ P and Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर HCF क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 नहीं हो सकता है, ये क्या था हमारा सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वो है 0, ठीक है। 0 भी नहीं होगा, इधर 1 और 2, या तो 1 या तो फिर 2, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो लास्ट हमारा जो है वो क्या होगा 1, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपने से बनाने का, सेम एग्जांपल लेकर। अच्छा, ये तो हमने चलो ठीक है इस प्रकार से समझा, है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा से समझेंगे, ठीक है। एक दूसरे तरीके से मैंने अभी नोटिस करा, तो एक दूसरा भी तरीका है। अब जैसे सपोज कर रहा है कि P और Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे जो मेथड यूज किया है, यहाँ पे ये कह रहा है कि प्राइम नंबर होता क्या है। पहले प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होगा और एक खुद ही होगा, है ना। तो अब प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसके अनुसार अगर हम चले तो कह रहा है अ प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर other than 1 and the number itself। सिंपल, आप सबसे पहले प्राइम नंबर का डेफिनेशन याद कर लीजिए एक बार कि प्राइम नंबर क्या होता है। ए प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर, अ प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इस हिसाब से P जो प्राइम नंबर है इसका फैक्टर क्या होगा 1 और P खुद, Q का 1 और Q खुद। तो इट मींस यहाँ पे जो कॉमन है दोनों प्राइम नंबर्स के लिए, जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा कौन सा है 1, और यही रीजन है कि ये आंसर आपका B सही होगा, ठीक है। ये मैंने आप सबों की जानकारी के लिए दे दिया। चलो, ये अगर इस मेथड से आपको बनाना है तो इस मेथड से आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है, ये भी आपका ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं। मेनली इसमें क्या करा हमने कि एक प्राइम नंबर का सबसे पहले आप समझो कि एक डेफिनेशन याद कर लेना है कि प्राइम नंबर, देखो अब MCQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो ये किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कह सके इजी वे में बना पाए, है ना, ट्रिकी मेथड यूज कर सके। तो अब प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर, हमने देख लिया, हमें ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता है कि प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है।
तो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ p, हमने p का फैक्टर निकाल लिया, क्या क्या हो गया 1 और p, ठीक है। फिर फैक्टर्स ऑफ q, q का फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया 1 और q, ठीक है, q ओनली। देयरफॉर 1 इज द, यहां पे कह रहा है कि देयरफॉर 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, हेंस यहां पे HCF p और q का क्या होगा, हेंस HCF p कॉमा q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, हेंस HCF p कॉमा q इक्वल्स टू 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं हम। आपको जैसा लगता है, अगर मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर के इसको अंडरस्टैंड करके अगर आपको लग रहा है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपको इस तरीके से लग रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बस आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इफ p, अब हमने p एंड q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, तो हमने एक काम करा, इस बार हम p का वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है, और q के जगह पे हम ले लेते हैं 5, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, देन 3 के बाद 5। अब कह रहा है कि डू डिस्टिंक्ट प्राइम, देन एलसीएम जो होगा p और q का क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरह से 3 और 5 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 और 3, इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15। तो यही चीज आपका हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो p और q दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, देन एलसीएम p और q का क्या होगा, ठीक है। अगर उस तरीके से निकाले तो अभी हमने क्या देखा था कि अ प्राइम नंबर होता क्या, अ प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हमने एक काम करा, p का, ये आपका दूसरा नंबर है, p का वैल्यू मान के चलो 1 है और यहाँ पे p है, ठीक है। ठीक है, और Q का 1 और Q, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ P हमने लिख दिया 1 एंड P, ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ Q आर 1 एंड Q, ठीक है। तो देयरफॉर एलसीएम PQ इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम निकालने के लिए ये जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे 1 p इंटू क्यू, आपका क्या हो गया पी क्यू, ठीक है। तो देखिए समझने के लिए हम यहाँ इसे भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, और ये तो सिंपल तरीका मैंने बताया आपको। तो मैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड को, जो एग्जांपल है, एग्जांपल को आप मानकर चलिए कि पी है, पी को सपोज मानकर चलिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्राइम नंबर्स पता है, तो आप मेनली इसको एक बेस बना करके, ठीक है, आप इसका इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया इफ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन एलसीएम, ठीक है, आंसर तो ठीक है, पी क्यू आर, एलसीएम पी क्यू इंटू एच से पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, तो एच सी एफ, ये भी सही है, एलसीएम पी कॉमा क्यू मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है इसका 1, ठीक है, ठीक है। चलिए,
तो ये मेनली मैंने आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस दिया था, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा चैप्टर पे लाने की बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम। रियल नंबर्स पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे एक एग्जांपल लेकर। ये तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस था, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। एक एग्जांपल है, एक्सप्रेस each of express each of the following positive integers as the product of its prime factors। पहला नंबर है 3825, दूसरा नंबर 5005 और थर्ड है 7429। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस अभी आपका इनकम्प्लीट रह गया था, तो दोबारा से उस चीज को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये चीज तो क्लियर हो रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव इंटीजर हम देख रहे हैं 3825, ठीक है, दूसरा हमारा 5005 है और ये हमारा 7429 है, ठीक है। इसको या तो हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर ट्री मेथड यूज करके भी हम इसको एक्सप्रेस करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो ऑब्वियसली हम इसको चाहे तो फैक्टर ट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए सपोज यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हाँ, यहाँ पे बनाने से पहले फैक्टर ट्रीज मेथड यूज कर रहे हैं हम ऑफ 3825 कॉमा 5005 एंड 7429 are as given below। तो फैक्टर ट्रीज ऑफ 3825, 5005, 7429, ठीक है, आर एज गिवन बिलो। चलिए पहला नंबर, पहला आपका है 3825। पहले हम एक काम करेंगे, 11 8 3 11 8 3 11 13 5 18। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। पहले अब चूंकि 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका एंड में या तो इवन नंबर्स या तो 0, ठीक है, लेकिन 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट है सबको सम कर देंगे। 8 और 3 कितना हो गया, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18, इट मीन्स ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल में 1 बार में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
22 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर एक बार देखेंगे, 2 1 3 7 10 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 5 2 7 4 11, अब नहीं जाएगा। अब हम इसको 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर हम यहाँ पे 5 से करेंगे 17, है ना। तो इट मीन्स 3825 का ये फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्रीज या फैक्टर ट्री मेथड यूज करके हम 3825 का तो निकाल लिए। सो इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 3825 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू, एक काम करते हैं हम इसको 3 यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2, है ना, हो गया। सेकंड नंबर है आपका 5005, ठीक है। तो 5 का टेबल में देखते हैं, 5 1 5 0 0 1, है ना। अब किससे जा सकता है ये? 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 और 1 1 होता है, 2 होगा, ठीक है। 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 1 7 30 7 1, हाँ शायद ये 7 से चला जाएगा। 7 1 7 30, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा। अब ये 143 किससे हो सकता है? 11 का टेबल में 11 1 बार में 11 3, तो इट मीन्स यहाँ पे 5005 इक्वल्स टू हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। थर्ड नंबर है 7429, 7429। अगर हम इसको 3 से एक बार चेक करें तो 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, नहीं हो पाएगा। 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 5 6 7 नहीं जाएगा, 8 9 नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं, 11 6 66 66 66 आपका इधर हो गया कितना 66, 8 82, 11 से नहीं जाएगा, ठीक है। 13 13 35 65 नहीं जाएगा। 19 से मे बी 19 3 57, 17 एक बार 17 से चेक कर लेते हैं, 17 4 68, 68 है तो 68 आपका 2 4 2 6 नहीं जाएगा। एक बार 19 से चेक कर लेते हैं हम, 19 से चेक करेंगे, 19 7 4 2 9, 19 में 19 19 2 38, 93 जा 57, 14 में 7 गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया। 19 का टेबल में 172 कितना बार में है? अ 19 के टेबल में अगर हम 9 बार में देखें तो 9 9 81 के 1 हाथ में 8
9 में से 9 8 17, ठीक है, एक 19 से गया, ये तो 19 से जा रहा है, तो एक काम करते हैं हम पहले 19 से तो जा रहा है, ठीक है, 19 से जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार 17 से दोबारा रीचेक कर लेते हैं। 17 है, ठीक है, 17 5 जा 85 होता है, 17 4 जा 17 4 जा 68, 68, तो 17 4 जा 68 और यहाँ पे कितना हो गया 6 62, 17 3 जा 51, अब 62 माइनस कितना हो जाएगा सर 51, और लास्ट में तो 17 का टेबल में 5 जार में 85, 17 7 से कितना होता है 7 7 जा 49 9 हाथ में 4, ठीक है, 17 का टेबल में 7 बार में, है ना, फिर ये 19 2 जा 38 हो गया, तो इट मीन्स आपका 7 4 2 9 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। So please note students, देखो ये थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभार मेरे को भी इशू आता है, राइट, तो आप लोगों को इस पे क्या है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल आपका कंप्लीट होना चाहिए। अभी हमने देखा कि 17 स्कीप हो रहा था, बट हमने 19 से इसको कैच करा, इट मीन्स 19 से डिवाइड करा, तो हमारा कहीं ना कहीं, तो चाहते तो 19 से इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, लेकिन फिर स्टिल 17 आता ही नीचे, तो हम फिलहाल सीरियली ढंग से जो है उससे स्टार्ट करें, मतलब 17 के बाद 19, अब क्या होता है यहाँ पे 19 पहले लेते तो फिर 17 बाद में आता है ना, तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या करा 17 से स्टार्ट करा, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बिना प्रैक्टिस के तो मैथमेटिक्स आपका आसान नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ये एग्जाम्पल हमारा खत्म होता है। आई होप यू ऑल आर नोटेड, राइट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, और देखो जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड आपका बढ़ता जाएगा, जैसे कि मतलब आपका ये 7 है 8 है अभी 9 है फिर 10 है, ठीक है, तो वैसे ही आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ेगा कई तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम एक सिंपल तरीका और एक ही तरीके से सोचेंगे तो मे भी हो सकता है कि आंसर इनकरेक्ट आए, तो हम जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे उसको हम कई तरीके से सोचेंगे, मतलब ऑल्टरनेट या प्लान बी हमें रखना ही रखना है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं हम, एग्जांपल है डिटरमाइन the prime factorization determine the prime factorization of each of
द फॉलोइंग नंबर्स। अब जैसे यहाँ पे पहला नंबर है 556 556 920 और दूसरा है आपका 13915। सेम फैक्टर ट्री मेथड यूज करेंगे हम। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ट्रीज we obtain पहला लेते हैं हम 5556920। ठीक है, अब 556 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है तो इट मीन्स 2 से तो वो डिवाइड होगा। यहाँ पे जो लेना है वो हम कौन सा नंबर लेंगे, प्राइम नंबर लेंगे। ये नहीं कि हमने 4 ले लिया 6 ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको बोला है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यूजिंग द प्राइम फैक्टर इट मीन्स हमें यहाँ पे जो भी लेना है वो प्राइम नंबर से लेना है। तो हम सबसे पहले जो इनिशियल हमारा प्राइम नंबर है वो हमारा क्या है 2 का टेबल में 2 बार में 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मेरी गलत भी हो सकता है तो ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। ठीक है, अभी भी 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 15, 9 6 15। अब 3 से एक बार चेक कर लेंगे, 9 6 15 और 6 21, 1 22 5 27। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0 5। अब 3 से एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 3 2 5 2 7 5 12, अभी भी जाएगा। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ठीक है, अब एक बार दोबारा रीचेक कर ले कि अब स्टिल 3 से जाएगा नहीं जाएगा। तो सबको ऐड करेंगे, 7 और 7 14, 3 17 5 22 नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 7 जा 7 से जाएगा, 7 2 जा 14। हाँ, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब 221 है। आई डोंट थिंक सो कि आगे हो सकता है ना। अब यहाँ पे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 221 है तो 221 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे अगर इसके बाद स्प्लिट करना हो, क्योंकि ये 3 से जा नहीं रहा है। ठीक है, 2 से तो कोई सवाल ही नहीं है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 2 2 4 1 5 है ना, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 3 जा 21 नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं, 11 2 जा नहीं जाएगा। 13 से देखते हैं एक बार, 13 का टेबल में कितना बार में है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 का टेबल एक बार में 13। अब 13 है तो एक बार में, तो 22 में से 13 गया, 13 और 9। हाँ, तो अगर हमने 13 से डिवाइड करा 221 को, 13 1 जा 13, यहाँ पे 22 में से 13 गया 9 और मतलब 17। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करा,
13 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, तो अगर हमको इस देयरफॉर 55556 920 इसको लिखना हो इक्वल्स टू 1 2 3 2 का पावर 3। ठीक है, 1 2 3 का पावर 2 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इसी तरीके से आप चाहेंगे तो ये इसको मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप होमवर्क में बनाएंगे। ठीक है, टेबल के साथ में प्रैक्टिस करेंगे इसको। इसलिए मैं यहाँ पे इसका आपको कंप्लीट रूप से क्या कर रहा हूँ, टिक मार दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग जरूर से बना लेंगे, है ना। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा टेबल कंप्लीट है, ठीक है, 17 3 जैसे सपोज 51, ठीक है, 19 5 95, राइट। तो अगर आपका टेबल कंप्लीट है तो आप इसको इजीली बना सकते हो कम से कम टाइम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आई होप ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसमें नोट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, होमवर्क ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है एक बनाने के लिए। अब एक एग्जांपल है, एक तरह से ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जहां पे कह रहा है प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल number n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ठीक है, तो रियल नंबर्स पे आधारित और खासकर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर आधारित ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है n। ठीक है, मतलब n एक तरह से क्या कह रहा है कि नो नेचुरल नंबर n। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो कह रहा है कि प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब जैसे सपोज 4 टू द पावर n है, तो हमने क्या करा, n की जगह पे 1 लिया। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। अब हमने क्या करा, n की जगह पे 2 लिया, कितना हो जाएगा 16। अब n की जगह पे हमने क्या किया, 3 लिया, तो 4 16 4 64। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि n आपका नेचुरल नंबर सेट है। ठीक है, और कोई भी ऐसा सिंगल नेचुरल नंबर नहीं है जहाँ पे हम 4 टू द पावर, अगर उस नेचुरल नंबर को यहाँ पे पावर के रूप में मेंशन करेंगे तो आपका एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, यहाँ पे आप जितना भी देख रहे हो 1 लेने पे आपका डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, अगर 4 टू द पावर n का वैल्यू हमने ले लिया 4 सपोज,
तो 4 का 4 टू द पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 4 64, 4 256। तो ऐसा एक भी n का वैल्यू नहीं है जहाँ पे हम अगर वो 4 टू द पावर n मेंशन करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा, क्या कह सकते हैं, 0। तो यही चीज़ को प्रूव, हालांकि देखो प्रैक्टिकली हमने अभी क्या देख लिया, प्रैक्टिकली ये चीज़ हम क्लियर है, समझ गए, लेकिन अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, तो वो चीज़ आज हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो मैं आप लोगों को नोट कराने वाला हूँ, उसको नोट करते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन, चलिए अब सॉल्यूशन है, एक एक लाइन देखेंगे कि एक एक लाइन किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, एक एक लाइन क्या कह रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कह रहा है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, वी नो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ द digit 0 is divisible by 5 and so its prime factorization must contain the prime फाइव। अब ये जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किस वजह से लिख रहे हैं, ये चीज हम समझेंगे। अभी हमने प्रैक्टिकल देखा है, बट इसको हम थ्योरेटिकल एक बार देखेंगे। सो कह रहा है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ द डिजिट 0, अगर सपोज कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, मानकर चलते हैं हम 50 ही ले लेते हैं, कह रहा है कि वी नो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ द डिजिट 0, ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ द डिजिट 0, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5, जी बिल्कुल है, ये 5 से आपका डिविजिबल है, कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे भी सेम, ये भी 5 से डिविजिबल है, कितना आ जाएगा 2। तो वही कह रहा है कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, अगर 0 से एंड हो रहा है तो इट मीन्स वो 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5 एंड शो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सपोज करेंगे या 10 का वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मस्ट कंटेन प्राइम 5। इतना क्लियर हो गया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका 5 ऑब्वियस है, होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने 4 टू द पावर n, यही है, 4 टू द पावर n को हम कैसे करके लिखेंगे, 2 टू द पावर 2, और यहाँ पे n, इसका मतलब है 2 टू द पावर 2n। 4 टू द पावर n को हमने क्या करा, 4 को हमने सबसे पहले 2 टू द पावर 2 के रूप में लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बाहर में n, उसके बाद फिर 2 ये जो अंदर वाला पावर है इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 टू द पावर 2n हो गया,
implies that ये और ये एक दूसरे के बराबर है. It means 2 कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर. The only prime factorization prime in the factorization of 4 to the power n equals to, ठीक है. अब वही चीज कह रहा है कि 4 टू द पावर n को हमने यहाँ पे लिखा है 2 टू द पावर 2 और फिर यहाँ पे n. इट मीन्स यहाँ पे जो ओनली जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 के अलावा कोई दूसरा है, ये तो पावर में है ना भाई, इसको हम पावर में कंसिडर करेंगे ना. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 टू द पावर n को हमने इस तरीके से लिखा और 2 को इस तरीके से लिखा है 2 टू द पावर 2n. तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया कि द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n के फैक्टराइजेशन में जो ओनली प्राइम है वो हमारा क्या है, 2. ठीक है, 2 है. implies that there is no other primes in the factorization of 4 to the power n equals to 2 to the power 2n. तो देर इज नो अदर प्राइम्स, ठीक है, ये भी कंसिडर हो गया. देर इज नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n. तो पहले तो ये चीज क्लियर हो गया कि 2 जो है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली प्राइम है. ठीक है, देर इज नो अदर प्राइम्स. क्या अदर प्राइम्स है? बिल्कुल भी नहीं, अदर प्राइम्स नहीं है इन द फैक्टराइजेशन ऑफ. ठीक है, अब कह रहा है अब आई होप कि इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा. अब कह रहा है 5 डज नॉट occur in the prime factorization of 4 to the power n for any n. तो मतलब अभी हमने क्या देखा, देखो कुछ हद तक तो मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है, बट आई होप कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि देखिए ये चीज़ तो हमें प्रैक्टिकल हमने देख लिया सबसे पहले, ठीक है, कि ये सही है. दूसरी चीज हमने ये देखा कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5. इट मींस 5 जो है, सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम 5. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 टू द n को मैंने इस तरीके से लिखा. तो यहाँ पे जो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n क्या है, 2. मतलब 2 के अलावा कोई दूसरा भी प्राइम है. अगर हम इसकी बात करें 4 टू द, सिंपल एक लॉजिक समझिए भाई, एक लॉजिक समझिए. आई थिंक ये कहीं ना कहीं प्रूफ हो चुका है, इसी लाइन में प्रूफ हो चुका है. हम सिंपल एक चीज समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0, अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और डिजिट 0 है वहाँ पे, वो डिविजिबल होगा 5 से. इट मीन्स वो 5 कहीं ना कहीं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा. बट यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो ओनली प्राइम है आपका वो क्या है, हमारा 2 है.
ठीक है, इट मीन्स देयर इज नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन, ठीक है, 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम है नहीं है। तो और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टर, 4 टू द पावर n में हमारा हमने देखा कि कहीं पे भी 5 है, क्योंकि 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं, इस सेंटेंस से पता चल गया। अब जब 4 टू द पावर n में 5 प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं, ऑब्वियसली 4 टू द पावर n जो है वो आपका for which 4 to the n ends with the digit 0, no natural number, बस। तो it means 5 does not occur in the prime factorization of 4 to the power n। अब जब 5 अकर ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n में फॉर एनी n, ठीक है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो प्रूव होता है कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n ends with the digit 0, ये 5 ही नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, हाँ यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, implies that 4 to the power n does not end with the digit 0 for any natural number n। क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, ये आपका पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो था वो कंप्लीट हो गया। सिंपल, इसमें बस इतना पॉइंट याद रखना था कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, जिसके क्या बोलते हैं वंस प्लेस पे आपका 0 है, इट मीन्स कहीं ना कहीं 5 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा 4 टू द पावर n में कि इसमें सिर्फ ओनली जो प्राइम नंबर था वो 2 था, ठीक है, इट मीन्स कहीं पे भी 2 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं 5 भी जो है उसके फैक्टर में नहीं है। अब जब 2 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है तो इट मीन्स 5 भी 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। अब जब नहीं है तो ऑब्वियसली भाई वो एंड ही नहीं है 0 से, मतलब ये हो गया कि नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप नोटेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, तो अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं, अगर बोरिंग फील हो रहा है कोई इशू नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग ही मिलेगा। एक एग्जांपल है, जैसे सपोज शो दैट 12 to the power n cannot end with digit 0 or 5 for any natural number n।
ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो डैट, हमें शो करना है 12 टू दी पावर n है, 12 टू दी पावर n है, ठीक है, कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5, ना ही वो 0 डिजिट से एंड होता है और ना ही वो 5 डिजिट से एंड होता है। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे n का वैल्यू 1 लिया है तो इट मीन्स 12 टू दी पावर, पहले इसको प्रैक्टिकल समझेंगे फिर थ्योरी पे जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 12, कितना से अंत हो रहा है 2 से हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे n का वैल्यू 2 लिया, 12 टू दी पावर 2, इट मीन्स 12 टू दी पावर 2, ठीक है, 12 12 जा 144, ठीक है, कितना से अंत हो रहा है 4 से। हमने यहाँ पे n का वैल्यू लिया है 3, ठीक है, तो 12 टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 कितना हो सकता है 12 4 जा 48 के 8 हाथ में 4, 12 4 जा 48, 48 और 4 52 के 2 हाथ में 5, 12 1 जा 12, 1728, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 1728 हो गया 8। यही चीज को हमें प्रूफ करना है कि 12 टू दी पावर n कैनोट एंड विद डिजिट 0, ना ही वो डिजिट 0 से एंड है और ना ही वो डिजिट 5 से एंड है फॉर एनी नेचुरल नंबर, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग 12 as the product of primes we obtain ट्वेल्व इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं हम इसको 12 को 2 टू पावर 2 इंटू 3, इट मीन्स ओनली फैक्टर हमारा क्या हो गया 2 और 3 है। और हमने इससे पहले वाले में क्या देखा कि अगर कोई नंबर है जैसे सपोज 50 है, ठीक है, तो इसको हमने अगर 5 से डिवाइड करा है इट मीन्स ये 10, अगर इसको स्टिल हमने 5 से डिवाइड करा है तो इट मीन्स 2। तो कहीं ना कहीं अगर जो 0 और जो 5 से, ठीक है, 5 जिसके अंत में 0 या फिर जो जिसके अंत में आपका जैसे 4 कह सकते हैं 15, ठीक है, 15 यहाँ पे सपोज 15 है ना 3, इट मीन्स जिसके अंत में आपका 5 और जिसके अंत में आपका 0 है तो वो कहीं ना कहीं 5 जो है उसका फैक्टर है, ठीक है। और यही रीजन है कि उसके अंत में या तो 0 है और ये तो 5 है, तो इट मीन्स 5 कहीं ना कहीं उसका फैक्टर है। बट यहाँ पे कह रहा है कि 12 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 एंड 3, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 और 3 के अलावा 5 जो होना चाहिए था वो 5 नहीं है। अब जब नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 12 इक्वल्स टू, ठीक है, implies that 12 to the power n इक्वल्स टू n, है ना। अब इसको हम कैसे करके लिखेंगे, ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका n, दोनों पे आ जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे हो गया 2 टू पावर 2n इंटू 3 टू पावर n, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 3 के अलावा 5 जो होना चाहिए था वो 5 नहीं है। सो only primes in the factorization station 12 to the power n are 2 and 3 and not 5,
ठीक है, बस प्रूव हो गया। सो थैंक यू सो मच आज के